हे एवरीवन, दिस इज़ वाहिद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने फंक्शंस के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज से कुछ हम नया करने वाले हैं और वो ये है कि क्लास 11th और 12th के सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड ट्रिक्स और टेक्निक्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीरियली चैप्टर वाइज। और फिर आपकी क्लास 11th और 12th के जो NCERTs हैं उनके एक्सरसाइज उस NCERT के एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल के अंदर। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये जो लेक्चर्स हम लोग देने जा रहे हैं आप लोग को, वो लेक्चर्स हम लोग प्लेलिस्ट में डाल के आप लोग के लिए पूरी अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट करके रख देंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और 11th का प्लेलिस्ट अलग से बनेगा, 12th का प्लेलिस्ट अलग से बनेगा। एक बार जब हम लोग NCERT कवर कर लेंगे पूरी तरीके से, उसके बाद हम लोग JEE मेंस के अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तभी जाके आप एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। एक बात और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं या 11th में है या 12th में है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी बात है कि पहले आपके लिए NCERT की जो एक प्लेलिस्ट तैयार किया जा रहा है, उस प्लेलिस्ट से आप बोर्ड्स के जो प्रिपरेशन है उसके लिए भी आप बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ से। अगर आपको एंट्रेंस की तैयारी नहीं भी करनी है तब भी ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद होने जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE और एनी अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, तब भी ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 से। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहीं पे कहने जा रहा हूँ कि 11th और 12th दोनों पैरेलली हम लोग लेंगे। ऐसा नहीं कि पहले 11th ख़त्म करेंगे फिर 12th स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 11th के भी वीडियोस एक सीक्वेंस में आएगा, चैप्टर 1 से लेकर के 2, 3 ऐसे करके। और 12th के भी चैप्टर्स हम लोग इन ए सीक्वेंस इन पैरेलल विथ क्लास 11 प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ताकि जो बच्चे 12th में हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। और ये ऑल्टरनेटिवली हम लोग पब्लिश करते रहेंगे एक एक वीडियो, ठीक है। तो आपकी भी तैयारी स्मूथली चलती रहेगी और मुझे भी कंटेंट प्रोड्यूस करने में कोई ज़्यादा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 11th करूँ या 12th वो नहीं होगा, क्योंकि अगर एक सिस्टम में चलेगा तो चीज़ें आसान रहेगी दोनों के लिए, ठीक है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 1 class 11th mathematics। The name of the chapter is sets, sets, okay। जैसे कि हमने इंट्रोडक्टरी वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है कि सेट्स होता क्या है, और एक प्रिलिमिनरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया है, लेकिन हम लोग डिटेल्स में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे ढेर सारा। तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है आपके साथ। जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ, ओके। सो लेट्स सी व्हाट इज अ सेट। A set is a well-defined collection of objects। well-defined का मतलब क्या है? जिन बच्चों ने मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर वॉच नहीं किया है उनके लिए मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि सेट होता क्या है, वेल डिफाइंड क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और कलेक्शंस क्या होते हैं। तो कोई भी एक कलेक्शन सेट नहीं होता है। वैसे तो हमको पता है कि कलेक्शन अगर एक किसी चीज़ का है, जैसे चौक का एक कलेक्शन हम ले लेंगे तो सेट बन जाएगा, लेकिन सिर्फ कलेक्शन होना काफ़ी नहीं है। उस कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है और उन ऑब्जेक्ट्स से जो एक एसोसिएशन बनेगा, एक ग्रुपिंग बनेगी, वो वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड मीन्स आई एम
writing it for you. Well defined means यूनिवर्सल. ओके, एक शब्द में आप याद रख सकते हैं इसको, यूनिवर्सल. मतलब जो आंसर मेरे लिए होगा किसी सवाल का, अगर उसी सवाल का वही आंसर किसी के लिए भी होगा दुनिया में किसी भी इंसान के लिए, तब उसको हम लोग यूनिवर्सल बोलेंगे. जैसे कि द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स. ओके, तो अगर पहले 3 नेचुरल नंबर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जाएंगे या फिर किसी भी इंसान से या जो मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत भी रुचि रखते हैं, पूछेंगे कि पहला 3 नेचुरल नंबर क्या होते हैं. सो डेफिनेटली दे विल से दैट 1, 2 and 3 आर द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स. वी नो दैट देयर आर infinite number of natural numbers, but out of those infinite natural numbers, the first 3 are 1, 2 and 3. और आप किसी से भी पूछोगे कि पहले 3 कौन है, वो यही 3 बोलेंगे. तो इसमें कोई डाउट नहीं है और ये यूनिवर्सल है, सबके लिए सेम है. यानी कि इन तीनों को अगर मैं एक ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ और इसको एक नाम देता हूँ A, then this becomes a set. तो ये कलेक्शन भी है और वेल डिफाइंड भी है, यानी कि ये सेट है. अब देखेंगे कि क्या कोई ऐसा कलेक्शन पॉसिबल हो सकता है जो सेट नहीं होगा. बिल्कुल हो सकता है. तो एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं. फॉर एग्जांपल आप चाहें तो पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं अभी से, ठीक है, ताकि आपका एक अच्छा खासा एक रिवीजन मटेरियल भी तैयार हो सके. फॉर एग्जांपल द कलेक्शन ऑफ talented musicians. द कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड म्यूजिशियंस. अब ये तो टैलेंटेड शब्द है ना, ये यूनिवर्सल नहीं है, ना ही इसमें सहमति है. व्हाट आई मीन टू से इज दिस इज नॉट यूनिवर्सल. क्यों यूनिवर्सल नहीं है? क्योंकि कोई एक म्यूजिशियन अगर मेरे को पसंद है तो वो ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद ही आएगा. अगर किसी एक आर्टिस्ट को मैं टैलेंटेड बताना चाह रहा हूँ या मैं उसको टैलेंटेड समझता हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान उसको टैलेंटेड ही समझे या उसको उसी तरीके से देखे जैसे मैं देख रहा हूँ. तो यहाँ पर सहमति नहीं है, यानी कि यूनिवर्सल नहीं है. ये अलग अलग लोगों के लिए टैलेंटेड का मीनिंग अलग अलग हो सकता है. तो अलग अलग म्यूजिशियंस भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से टैलेंटेड होंगे, तो वहाँ पर यूनिवर्सलिटी नहीं है. दैट मीन्स टैलेंटेड इज़ नॉट वेल डिफाइंड. और इसी वजह से ये जो हमारा कलेक्शन है ऑफ टैलेंटेड म्यूजिशियंस, दिस इज़ नॉट ए सेट बिकॉज टैलेंटेड इज़ नॉट वेल डिफाइंड. तो आम भाषा में अगर हम लोग इसको एक कलेक्शन बोलना चाहते हैं तो ठीक है. इफ़ आई टेल यू दैट इनवाइट द टैलेंटेड म्यूजिशियंस, तो आप शायद कोशिश कर भी लेंगे कि जो टैलेंटेड लोग हैं सिर्फ उन्हीं को इनवाइट किया जाए किसी एक फंक्शन के अंदर जो कि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और वहाँ पर आपको किसी को इनवाइट करना है और मैंने आपको कहा कि इनवाइट द टैलेंटेड पीपल ओनली, द टैलेंटेड म्यूजिशियंस, और शायद आप कोशिश भी कर लेंगे. लेकिन इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स ये अलाउड ही नहीं है कहना कि टैलेंटेड लोगों को बुलाओ. व्हाट इज़ टैलेंटेड? इट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड. टैलेंटेड को अगर आप मेज़र नहीं कर सकते तो उसका कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है, उसको आप कंसिडरेशन में नहीं लेंगे. सो इन शॉर्ट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कलेक्शन होना काफ़ी नहीं है. जो कलेक्शन बना रहे हैं, जिस चीज़ का कलेक्शन हम फॉर्म कर रहे हैं, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. आई थिंक दिस इज़ क्लियर. ओके, इससे ज़्यादा समझाएंगे तो वो रिडंडेंट हो जाएगा. ठीक है, दिस इज़ ए सिंपल कंसेप्ट. और आप बार बार देखिए, किताब के अंदर पढ़िए क्या लिखा हुआ है. एग्जाम्पल्स को भी वो तो मैं करा ही दूंगा वैसे तो, लेकिन आप रेगुलर रहिए अपने पढ़ाई के अंदर, तो ये चीज़ें और भी आसान होती चली जाएगी. ठीक है. सो लेट अस टेक ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स दैट आर अगेन स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि कुछ सेट्स ऐसे हैं जो कि मतलब मैथमेटिक्स में उसको स्टैंडर्ड का दर्जा दे दिया गया है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था एक सेट का 1, 2, 3. एक सेट है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स. लेकिन
इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, A B C D, दिस इज नथिंग बट द नेम ऑफ द सेट, ये नाम है बस। तो ये स्टैंडर्ड सेट नहीं है, ये तो मैंने अपने तरफ से बनाया ना, लेकिन कुछ सेट्स ऐसे भी है जो स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, दिस आर द सेट्स दैट आर स्टैंडर्ड। तो पहले तो मैं हेडिंग ही लिख देता हूँ, द स्टैंडर्ड सेट्स। Okay, the first one is set of natural numbers, the set of natural numbers। Okay, set of natural numbers आपको पता है 1 2 3 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि आखिरी नंबर कौन है आज तक किसी को नहीं मालूम, तो ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको डॉट डॉट दे करके छोड़ दिया। और ये जो सेट है दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इसका स्पेशल नेम है विच इज कैपिटल एन। ओके, कैपिटल एन। इस सेट को जैसे हमने अपने मर्जी से नाम दे दिया था, उस तरीके से इसको अपने मर्जी से नाम नहीं दे सकते, इसका नाम एन ही है। दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड यूनिवर्सल। अब कहीं भी जाओगे कैपिटल एन बोलोगे तो समझ जाएगा कि मैथ्स में ये इस सेट के बारे में बात हो रही है। कभी कभी तो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम किताब में आपको सिर्फ ये दिखेगा, ये दिखेगा ही नहीं, और जैसे ही ये दिखेगा आपको तुरंत समझ जाना कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेट। सिमिलरली वी हैव द सेट ऑफ होल नंबर्स। ओके, होल नंबर्स, होल नंबर में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर तो आते ही हैं, उसके साथ अब जीरो को जोड़ दोगे, if you include zero with the natural numbers, the set that you get is the set of whole numbers। यानी कि set of whole numbers में क्या आएगा, set of whole numbers यही सब आएगा, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आएगा जीरो, बाकी सब सेम है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और इसका भी स्पेशल नाम है क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड था, ये भी स्टैंडर्ड है, तो इसका नाम भी फिक्स होगा। इसको हम अपनी मर्जी से नाम नहीं दे सकते, दिस इज हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड। इसका नाम क्या है, W। ओके, दिस इज कॉल्ड W। तो इसका नाम N है, इसका नाम W है। उसी तरीके से अगला है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर सबको पता है कि नेचुरल नंबर को अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में भी ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि नंबर लाइन के अंदर जो नेचुरल नंबर है उसके साथ हम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को भी अगर साथ में ले लेते हैं इंक्लूडिंग जीरो, देन ऑल दिस नंबर्स फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी कि द थर्ड वन इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या क्या आएगा इसमें, इसमें 1 2 3 ये सब तो आएगा ही आएगा, जीरो तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ इसके ऑपोजिट में यही नंबर्स नेगेटिव के साथ भी आएंगे, यानी कि -1 -2 -3 ये भी चलता ही रहेगा। क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है इस तरफ, तो पीछे भी तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उनके ही नेगेटिव्स इस तरफ भी आ रहे हैं, तो दोनों तरफ इन्फिनिट है। और ये जो सेट मिल रहा है इसको बोलते हैं इंटीजर्स, विच इज डेनोटेड बाय जेट। ओके, जेट। इस सिंबल को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक डबल लाइन खींचा जाता है, जैसे N में डबल लाइन, Z में ये डबल लाइन, W में भी कभी कभी आपको ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये जो है रिप्रेजेंट करने के लिए है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्पेशल काइंड्स ऑफ सेट्स। ओके, बट मोर और लेस आपको सिर्फ सिंपल लेटर्स में ही दे दिया जाएगा और आपको समझ जाना है। करेक्ट। द नेक्स्ट सेट ऑफ numbers that are standardized is the set of rational numbers. Set of rational numbers. Rational numbers. Now rational numbers क्या होते हैं? वैसे नंबर्स जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। ओके, और वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकते हैं, वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, वो सिर्फ इरेशनल नहीं हो सकते। अब इरेशनल क्या होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या है, नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, जहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर्स है,
सो P और Q इंटीजर्स है, ये बिलोंग्स टू है, इसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि P और Q Z सेट में बिलोंग कर रहे हैं। Z कौन था? इंटीजर था, यानी कि P और Q इंटीजर है, लेकिन Q इंटीजर तो है, ज़ीरो नहीं है। इंटीजर तो है, ज़ीरो नहीं है। अब ज़ीरो अगर नहीं है तो ये किस टाइप का नंबर मिलेगा हमको? 1/2, 3/4, नेगेटिव भी हो सकता है, -5/-2 या फिर +2, -3/4, 4/-7, 8/11, कुछ भी हो सकता है ऑफ दिस फॉर्म। P/Q फॉर्म में आना चाहिए और नीचे वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बस। आप कुछ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, दैट विल बिकम योर इंटीजर एंड सॉरी दैट इज नॉट इंटीजर, दैट विल बिकम योर रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर का जो सिंबल है दैट इज कैपिटल Q, ओके, कैपिटल Q। ये भी इन्फिनिट है, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर्स इन्फिनिट है, इंटीजर्स इन्फिनिट है, तो उनका कॉम्बिनेशन भी तो इनफाइनाइट ही होगा। सो दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। नाउ these are the standard sets that we have discussed। और इसके अलावा भी है, रियल नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, वो अभी के लिए नहीं चाहिए। हम एज वी प्रोग्रेस वी विल कीप ऑन लर्निंग दोज थिंग्स, बट अभी के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, योर रैशनल नंबर्स, ओके। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब कुछ कुछ सिंबल्स है जो आपको आना चाहिए सेट थ्योरी के अंदर, जैसे कि ये, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग सिंबल्स के ऊपर भी डिस्कस कर ही लेते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, ओके। सिंबल्स, पहला एप्सिलॉन, ये ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। और इसका काम क्या होता है? This indicates belongs to, this means belongs to, okay, sorry, BELONGS, belongs to, this means belongs to। एक होता है डॉट डॉट, यानी कि कोलन, ये कोलन होता है, COLN, आई थिंक स्पेलिंग इज करेक्ट, जो भी है। इसका मतलब होता है सच दैट, SUCHTHAT, ओके, सच दैट। इसी सच दैट को मैं बार से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो आइदर यूज कोलन और यूज बार, ओके। बोथ विल इंडिकेट और डिनोट सच दैट। सच दैट ना लिख करके ये सिंबल यूज करेंगे बस, और बिलोंग्स टू ना लिख करके कहीं पे अगर लिखने की जरूरत हो जाए तो एप्सिलॉन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक सेट है आपके पास A2, 4, 6। अब अगर मैं पूछता हूं क्या 4A के अंदर है, does 4 belong to A? द आंसर इज यस, बिकॉज 4 इज इनसाइड A। तो अगर इस बात को मुझे मैथमेटिक्स के टर्म से में लिखना है, इफ आई वांट टू एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली, आई विल सिंपली राइट दिस 4 एप्सिलॉन A। एप्सिलॉन मतलब बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू A, यस 4 बिलोंग्स टू दिस सेट, क्योंकि वो अंदर है ना। इसको अगर एक घर मानते हो और ये घर के परिवार के लोग हैं, these are the members of the family, so 4 belongs to this family called A, बस सिंपल है, 4 belongs to A। उसी तरीके से अगर मैं 7 के बारे में पूछता हूँ, क्या 7 इस फैमिली के अंदर आ रहा है? 7 एक इंसान का नाम है मान लीजिए, और वो किसी दूसरे फैमिली में रहता है, इस फैमिली में तो नज़र आ नहीं रहा, तो बोलेंगे नहीं बिलोंग करता है, डज नॉट बिलोंग टू, और उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिलोंग्स टू लिख करके काट देने से डज नॉट बिलोंग टू, तो दैट मीन्स 7 डज नॉट बिलोंग टू। नाउ कमिंग टू सच दैट, इसका भी एग्जाम्पल है, ले लेते हैं एग्जाम्पल। इसका इस्तेमाल मेनली हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं, यानी कि दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन होते हैं सेट के अंदर। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म एंड द सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग सच दैट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं वो हम लोग डिटेल्स में अच्छे तरीके से सीखेंगे जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि सच दैट का इस्तेमाल होता कैसे है, मतलब कैसे लिखते हैं इस बात को। सो
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना पड़ जाए कहीं पर कि ये x बिलोंग्स टू r, या फिर आपका नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं। पहले तो नॉर्मल भाषा में लिखते हैं, आम भाषा में, फिर उसको मैथमेटिकली लिख देंगे। ओके, सो एक नंबर है x इज ए नेचुरल नंबर, और कैसा नेचुरल नंबर है? सच दैट it is even also, it is such that it is even। तो इतना सारा कहानी ना लिख करके using symbols I can simply write it like this: x is a natural number such that x is even। खत्म। belongs to मतलब बिलोंग कर रहा है किसको? n को। n कौन था? स्टैंडर्ड सेट, कैपिटल N, नेचुरल नंबर। x एक कोई भी नंबर हो सकता है, इट्स वेरिएबल, बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि x एक नेचुरल नंबर है। क्या ऐसा नेचुरल नंबर? सच दैट x इज इवन, दैट मीन्स x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x is a natural number such that it is even। So these are the uses of the symbols that we will be very frequently using throughout our course। तो इन सारे सिंबल्स को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लेक्चर्स का ड्यूरेशन भी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 20-25 मिनट के अंदर ही क्लास को ख़त्म करने की। और अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स का इंट्रोडक्शन हम लोग आज देख चुके हैं, क्या होता है और क्या नहीं होता है। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स एंड देन वी हैव ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस होते हैं ना, दो नंबर्स को हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इनटू डिवाइड कर सकते हैं, उसी तरीके से दो सेट्स के बीच में भी ऑपरेशंस होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंटेशन and lots of other things also। So okay, we will discuss those things in the next class। और आज के लिए आपका ये काम है कि इन चीज़ों को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और NCERT के जो एग्जाम्पल्स हैं, शुरुआत के चैप्टर नंबर 1 के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको आप देखिए बस, और अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अगले क्लास में आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज एग्जाम्पल्स ऑल्सो एंड देन वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, तो अगर अच्छा लगा है क्लास तो आप अपना सपोर्ट ज़रूर शो कीजिएगा हम लोग को, क्योंकि हमारे पीछे बहुत लोग काम कर रहे हैं, उनका मेहनत है, और आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो हमको भी इंस्पिरेशन मिलती रहेगी, और इसी तरीके से अच्छे कंटेंट्स आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।